जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दो नंबर वाले प्रश्न देखने वाले दोस्तों। ठीक है, एक नंबर वाले जितने भी जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको लाइव क्लास के माध्यम से कवर करवा दिए जाएंगे और दो नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएंगे। दो तीन। ठीक है, प्रमुख जो बड़े क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से लेके आएंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम दो नंबर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो सभी मिलकर एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है, तो सभी लाइव क्लास जो है वो समय पर अटेंड करते रहे। ठीक है, और हाँ एक बात और है दोस्तों, अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं ज्योग्राफी की, तो नोट्स बुक की प्राइस 50 रुपए है। मेरे व्हाट्सअप नंबर ये दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स बुक नहीं चाहिए, अगर आपको सीरीज चाहिए तो सीरीज भी मिल जाएगी। सीरीज की प्राइस 30 रुपए है। ठीक है, सीरीज आपको देखिएगा, सीरीज में क्या मिलेगा, सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर 10 पेपर मिलेंगे, साथ ही चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर मैसेज हमें कर सकते हैं। आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी कंपलसरी, इनके जो है इनकी सीरीज तैयार है। अभी हिंदी साहित्य की मैंने तैयार नहीं की है, जल्दी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, इन सब्जेक्ट की अगर सीरीज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिएगा, प्रमुख 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दो नंबर वाले क्वेश्चन ये प्रमुख पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय कृषि की समस्याएं लिखिए। पूछा जाएगा 100% भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं लिखिए। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो वापस दोबारा रिपीट हो सकता है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। तो इसमें प्रमुख आप लिख सकते हैं भारतीय कृषि की समस्या में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि देखो, पहली समस्या क्या है, भारतीय कृषि जो है वो मानसून निर्भर है। भारतीय कृषि किस पर निर्भर है, मानसून निर्भर है। ये पहली हो गई दोस्तों, क्योंकि भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये जो भारत की कृषि है ये मानसून निर्भर है, यानी वर्षा पर निर्भर है दोस्तों। पहला पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हो। दूसरी प्रमुख ये समस्या है कि भारतीय कृषि के जैसे प्रमुख छोटे खेत, अब लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण जो क्षेत्र है, जो खेत है वो सिकुड़ते जा रहे हैं। तो प्रमुख जो है खेत यानी छोटे खेत। जो तीसरा पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि वाणिज्यीकरण का अभाव। वाणिज्यीकरण का क्या है, अभाव है। वाणिज्यीकरण का अभाव, वाणिज्यीकरण का अभाव का मतलब हो गया कि जब भारतीय किसान जो है वो क्या करते हैं, यानी व्यापारिक फसलें जो है बहुत कम उगाते हैं, सिर्फ खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, व्यापारिक फसलें बहुत कम उगाते हैं। ठीक है, तो यानी वाणिज्यीकरण का अभाव है। तो प्रमुख ये 3 बिंदु आप लिख सकते हैं। ये आपके यानी इसमें ये पूछा गया कि भारतीय कृषि की 3 समस्याएं लिखो, तो 3 समस्याओं में आप लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि मानसून निर्भर है और प्रमुख छोटे खेत हैं और वाणिज्यीकरण का अभाव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करेंगे और ये पेपर में पूछा जाएगा 100% दोस्तों। ये 15 क्वेश्चन है, इस 15 क्वेश्चन में से दोस्तों यहाँ 5 अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा देखिएगा, व्यापारिक एवं चलवासी पशुचारण में अंतर लिखिएगा। देखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्यापारिक और चलवासी पशुचारण में अंतर क्या है। देखिएगा, आप सभी को पता होगा, एक तो है चलवासी पशुचारण। क्या है दोस्तों, चलवासी पशुचारण। एक तो चलवासी पशुचारण है और दूसरा है दोस्तों व्यापारिक। देखिएगा, चलवासी पशुचारण और दूसरा क्या है, व्यापारिक पशुचारण। ठीक है, व्यापारिक पशुचारण। अब देखिएगा, इन दोनों में क्या पूछा है हमें कि इनसे आप क्या समझते हो, दोनों में अंतर बताओ। तो देखो, चलवासी पशुचारण में क्या होता है, चलवासी पशुचारण में क्या होता है, पशुचारक जो होता है, पशुचारक यानी पशुओं को चराने वाला क्या करता है दोस्तों, अपनी पशुओं को चारे की तलाश में एक स्थान से, यानी पशु को चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है चराने के लिए। जबकि व्यापारिक धन पशुपालन में क्या होता है, इसमें पशुचारक जो है अपनी पशुओं को किसी निश्चित क्षेत्र में यानी फॉर्म में बाड़ लगाकर अपने पशुओं को पालता है। ठीक है, जैसे ही पैसे खत्म हुए एक यानी धन को बेच देते हैं। ठीक है, तो इसमें पशु को बेच देते हैं, जिसके कारण उन्हें धन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है व्यापारिक। ये क्या करते हैं, ये फॉर्म में पालते हैं। ठीक है, फॉर्म में बाड़ लगाकर अपने पशुओं को पालते हैं, जबकि ये फॉर्म में नहीं पालते दोस्तों, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को ले जाते हैं। इसीलिए उनके नाम से पता चल रहा है चलवासी पशुचारण। तो दोनों में अंतर आप लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि चलवासी और व्यापारिक पशुपालन में अंतर क्या है। व्यापारिक पशुपालन को हम कह सकते हैं दोस्तों वाणिज्यिक धन पशुपालन। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों। ऑप्शन में आगे देखो, व्यापारिक या चलवासी पशुपालन दे रखे हैं, अगर यहां पर दे रखा होता कि वाणिज्यिक धन पालन या चलवासी पशुचारण में अंतर लिखो, तो ही आपको इसी तरीके से करना था। ठीक है, तो ये भी हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रमुख आपके सामने है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिएगा। पूछा जा सकता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर प्रमुख टिप्पणी लिखिएगा। तो ये प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में यहां पर आपको पूछा है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या लिख सकते हो,
ट्रांस जो साइबेरियन रेल मार्ग है ये आपका यानी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पहला पॉइंट तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरा आप इसमें ये लिख सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये कहां है, तो ये रूस में है दोस्तों। कहां है? रूस में है। और दोस्तों ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये रूस को यानी जो रूस की राजधानी है मास्को, रूस की राजधानी है मास्को को दोस्तों ये व्लादिवोस्टोक शहर से जोड़ता है। ये भी आपको याद रखना है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में, ठीक है। तो आप अगर आपको जो भी याद है ये इन सब क्वेश्चन के आंसर जो है आपके सीरीज में भी मिल जाएंगे, साथ ही आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा कि मानव बस्ती किसे कहते हैं और प्राथमिक क्रियाकलाप के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। मानव बस्ती कहते किसे हैं? मानव बस्ती देखिएगा परिभाषा आप लिख सकते हैं, मानव यानी मनुष्य, बस्ती जहां पर वो रहता है। मानव बस्ती एक ऐसी बस्ती यानी परिभाषा आप क्या लिखेंगे? परिभाषा आप लिखेंगे दोस्तों कि मानव बस्ती कोई भी स्थान, एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो, ठीक है, साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो, वहां पर वो क्या है? मानव बस्ती है। अब देखो यहां पर क्या पूछा कि प्राथमिक क्रियाकलाप के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र पूछे हैं। मानव बस्ती की परिभाषा लिखेंगे एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो तथा वहां पर मनुष्य का निवास हो, उसे मानव बस्ती कहते हैं। हमें और क्या पूछा है? प्राथमिक क्रियाकलाप के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र है, ये हमें पूछा है प्राथमिक क्रियाकलाप। अब देखो प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप में जैसे हम कृषि कार्य करते हैं, जितने भी जो कृषि कार्य हैं, ठीक है, कृषि आ गया। इसके अलावा पशुपालन है, पशुपालन। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो जैसे आखेट मतलब होता है शिकार करना। ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के ही प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में प्रमुख आप लिख सकते हैं कृषि, पशुपालन या आखेट, ये आ गया प्रमुख, याद रखना, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूं, आपने कृषि में जैसे बोया गेहूं या फिर आपने बोया गन्ना, ठीक है। अब जैसे गन्ने से क्या बना जाना? चीनी बनाना, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप का विनिर्माण करके क्या बना दिया? चीनी बनाना। तो ये द्वितीय क्रियाकलाप में आ गया। और तृतीय क्रियाकलाप में जैसे व्यापार कर लेना, तो व्यापार जितने भी जो सेवा सेक्टर है वो आपके तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएंगे। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रवास का आर्थिक परिणाम लिखिए। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार तो हमें सामाजिक परिणाम को लेकर पूछ लिया जाता है, कई बार आर्थिक परिणाम को लेकर पूछ लिया जाता है कि प्रवास का आर्थिक परिणाम लिखिए। अब आर्थिक परिणाम में क्या होता है? कोई भी प्रवासी, प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास का मतलब होता है किसी एक स्थान को यानी अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, किसी एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना और वहां पर धन को कमाना, ठीक है, ये कहलाता है प्रवास। प्रवास का मतलब स्थान को छोड़ना पड़ेगा, इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, ये कहलाता है प्रवास, ठीक है। एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर बसना क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। हमें क्या पूछा है? प्रवास का आर्थिक परिणाम। आर्थिक का मतलब पैसे कमाने के लिए तो जाएगा। प्रवास का आर्थिक परिणाम, कोई भी प्रवासी, देखिएगा जब कोई प्रवासी बाहर जाकर, ठीक, जब कोई प्रवासी अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर जाता है तो वो पैसे के लिए जाता है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए जाता है। और बाहर गया तो वहां पर पैसे कमा रहा है और उस धन को जो है अपने वापस जहां वो पहले रहता था वहां पर भेजेगा अपने परिवार वालों को। तो उस धन को जो है वो ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहेंगे? हुंडी कहेंगे। और उन हुंडियों की सहायता से उनके बच्चों की पढ़ाई संबंधी आदि कार्य किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप खुद लिख सकते हैं अपने भाषा के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रवास का आर्थिक परिणाम हुआ। अब देखिएगा यहां पर अगला छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है? छठा क्वेश्चन है कि मानव विकास के प्रमुख उपागमों के नाम लिखिए। अब मानव विकास के तो प्रमुख कई उपागम है, जिसमें आप लिख सकते हैं, देखिएगा प्रमुख 3 उपागम मोस्ट है। आय उपागम हो गया, आय उपगम हो गया, आय उपगम, कल्याणपूर्वक उपगम हो गया, आय उपगम, कल्याणपरक उपगम, कल्याणपरक उपगम। इसके अलावा तीसरा आप लिख सकते हैं आधारभूत आवश्यकता उपगम, आधारभूत आवश्यकता उपगम। तो ये प्रमुख के हैं आपके सामने 3 उपगम हैं। सबसे पहले आय उपगम, दूसरा है कल्याणपरक उपगम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपगम। तो ये मानव विकास के प्रमुख 3 उपगम है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छंद उद्योग क्या है? एग्जाम में पूछा जा सकता है स्वच्छंद उद्योग क्या है? स्वच्छंद नाम से पता चल रहा है, स्वच्छंद यानी ऐसा उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाता है, वो स्वच्छंद उद्योग है। देखो स्वच्छंद उद्योग में आप लिख सकते हैं कि ऐसा उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाता है वो स्वच्छंद उद्योग कहलाता है, ठीक है। आपको ये लिखना है। पहले पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि जो प्रदूषण नहीं फैलाता वो स्वच्छंद उद्योग है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसमें कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसे हल्का उद्योग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्वच्छंद उद्योग हो गया। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है 8वां क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा आपको पूछी जा सकती है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा जनसंख्या घनत्व की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। जनसंख्या घनत्व पृथ्वी
पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं और जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में मापा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जनसंख्या घनत्व का आपको फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है दोस्तों कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताइए। तो देखो जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। देखिएगा जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। यानी किसी भी देश की, किसी भी राज्य की अगर कुल जनसंख्या में उस राज्य का, उस क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, कुल जनसंख्या घनत्व निकल कर आ जाएगा। तो याद रखना है जनसंख्या घनत्व की परिभाषा और जनसंख्या घनत्व का सूत्र। देखिएगा जनसंख्या घनत्व पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं और जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में मापा जाता है और जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना दोस्तों, ये हमारे सामने जनसंख्या घनत्व निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 9वां क्वेश्चन, गैरिसन नगर को परिभाषित कीजिए। पूछा जा सकता है गैरिसन नगर किसे कहते हैं, गैरिसन नगर। तो याद रखना अच्छे से, गैरिसन नगर से आप क्या समझते हैं, छावनी नगर जो होते हैं दोस्तों, छावनी नगर जहां सैनिकों के बड़े बड़े कार्यालय होते हैं, ठीक है, वो है छावनी नगर। यानी छावनी नगर को ही क्या कहा जाता है, छावनी नगर को ही गैरिसन नगर कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से गैरिसन नगर है, कौन कौन से छावनी नगर है, तो इसमें आप उदाहरण भी लिख सकते हो। प्रमुख गैरिसन नगर के उदाहरण लिख सकते हो, जैसे अंबाला हो गया, इसके अलावा जालंधर हो गया, अंबाला जालंधर, ये क्या है, ये प्रमुख आपके गैरिसन नगर के क्या है, उदाहरण है। तो याद रखना है दोस्तों, गैरिसन नगर, पर्यटन नगर किसे, जहां घूमने फिरने के लिए जाते हैं वो पर्यटन नगर हो गया, ठीक है। तो ये प्रमुख नगरों से संबंधित आपको याद रखना है। तो यहां पर छावनी नगर को हम गैरिसन नगर कहते हैं और प्रमुख उदाहरण भी आप लिख सकते हैं अंबाला जालंधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अगला, देखिएगा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। देखिएगा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत पूछा जा सकता है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हो, बिल्कुल परिभाषा भी आपको पूछी जा सकती है। और जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत हम प्रमुख परिभाषा यानी प्रमुख 3 प्रवस्थाओं के बारे में जिक्र करेंगे। फटाफट जननांकीय संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हो। अब देखिएगा मैं बता देता हूं दोस्तों, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी भी देश की जनसंख्या का वर्णन करने, किसी भी देश की जनसंख्या के वर्णन करने तथा उसके भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए हम जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। और जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत प्रमुख प्रवस्था निर्धारित की जाती है आपके सामने दोस्तों, जिसमें प्रमुख प्रवस्थाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें हम बात करते हैं प्रवस्था नंबर क। प्रवस्था नंबर क में क्या होता है, इसमें प्रवस्था नंबर क में क्या होता है, जन्म दर उच्च रहता है दोस्तों, जन्म दर जो है वो उच्च रहता है। इसके अलावा मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर भी उच्च, यानी ज्यादा से बच्चों का जन्म होता है और ज्यादा ही लोग मरते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, लोगों का अशिक्षित होना, ठीक है, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके कारण क्या होता है, जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च। तो ये जो है आपके प्रावस्था नंबर क में आया, इसीलिए हम इस प्रावस्था को दोस्तों कह सकते हैं स्थिर प्रावस्था। कहने का मतलब दोस्तों जन्म दर भी ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा, इसीलिए ये जो है वो स्थिर प्रावस्था कहलाई। इसके अलावा प्रमुख जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत दूसरी प्रावस्था आती है, वो आती है प्रावस्था नंबर ख। कौन सी प्रावस्था, प्रावस्था नंबर ख। और प्रावस्था नंबर ख में आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, प्रमुख स्वच्छता यानी शिक्षित, ये लोगों को शिक्षित किया जाता है, ठीक है। प्रमुख जैसे सेवाओं का विकास होता है। इसमें क्या होता है, जन्म दर तो उच्च होता है दोस्तों, इसमें जन्म दर जो है वो उच्च रहता है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो निम्न हो जाता है। मृत्यु दर निम्न हो जाता है, कारण मृत्यु दर निम्न होने के पीछे रीजन क्या है, यानी लोगों का शिक्षित हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे लोगों में यानी लोगों को शिक्षित किया जाता है। तो ये इसलिए दोस्तों मृत्यु दर तो निम्न हो गया, लेकिन जन्म दर उच्च बना रहा। लेकिन तीसरी प्रावस्था में क्या होता है, तीसरी प्रावस्था में जो है, इस प्रावस्था को जनसंख्या विस्फोटक के रूप में भी देखा जाता है, प्रावस्था नंबर 6 को देखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर को फिर बाद में धीरे धीरे निम्न कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कम हो जाता है। तो ये प्रमुख प्रावस्था नंबर आपको याद रखनी है, ये इस जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत ही प्रमुख आती है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11वां क्वेश्चन, संभववाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने संभववाद विचारधारा। आप सभी को पता होगा हमारे सामने प्रमुख विचारधारा आती है दोस्तों, भौगोलिक विचारधारा है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं। हमारे सामने पहली जो विचारधारा आती है वो आती है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। पहली विचारधारा आती है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, जिसके प्रमुख समर्थक की बात करें तो रेटजल, रेटर, हेम्बोल्ट, ये इसके प्रमुख समर्थक थे। और दूसरी विचारधारा हमारे सामने आती है संभववाद विचारधारा, जिसके समर्थक थे विडाल डिला ब्लास। और तीसरी विचारधारा आती है हमारे सामने नव निश्चयवाद विचारधारा, जिसके समर्थक है ग्रिफिथ टेलर। नव निश्चयवाद विचारधारा को दोस्तों हम
देखिएगा इसके नव निश्चयवाद विचारधारा के तहत एक प्रमुख सिद्धांत आता है रुको और जाओ, यानी उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो। अब हमें यहां पर क्या पूछा है, हमें यहां पर यह पूछा है कि संभववाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछा जाएगा नव निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछा जाएगा संभववाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो बिल्कुल समझो दोस्तों, यहां पर है संभववाद विचारधारा। सबसे पहले मैंने बात क्या की, मैंने बात की पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। किसकी बात की, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। ये जो पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा है आपको याद रखना है, जब मनुष्य के अंदर, जब मानव के अंदर, जब मानव आदिम अवस्था में था, ठीक है, जब मानव बंदरों के रूप में था तो वह प्रकृति से डरता था, प्रकृति से डरता था। जैसे तेज वर्षा हुई तो ईश्वर का नाराज होना मानता था, बिजली कड़कने से ईश्वर का नाराज होना मानता था। इस तरीके से यानी तो इस विचारधारा को नाम दिया गया पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। इसी विचारधारा के तहत क्या होता है, मानव का प्रकृतिकरण होता है। क्या होता है, मानव का प्रकृतिकरण होता है दोस्तों। तो याद रखना पर्यावरण निश्चयवाद एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसी विचारधारा जिसमें मनुष्य के यानी दिमाग विकसित नहीं हुआ, ठीक है, बुद्धि नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों बुद्धि का नहीं आना। ये कौन सी विचारधारा है, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। और इसके समर्थक माने जाते हैं रेटजल, याद रखना रेटजल है, इसके अलावा रिटर है और हेम्बोल्ट है, ये इसके प्रमुख समर्थक हैं। और हमें क्या पूछा है, हमें दूसरी विचारधारा के बारे में पूछा है कि संभववाद विचारधारा के बारे में आप क्या जानते हो। संभववाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा परिभाषा लिखेंगे। संभववाद विचारधारा से हम समझते हैं एक ऐसी विचारधारा जिसमें क्या होता है, मनुष्य धीरे धीरे विकास करता है, धीरे धीरे अपने यानी बुद्धि का विकास होता है, ठीक है। जब मानव के अंदर दिमाग या बुद्धि आई तो धीरे धीरे मानव ने क्या किया, जैसे गर्मी के लिए एसी, सर्दी के लिए हीटर, ठीक है, रोशनी के लिए लाइटें, इस प्रकार से मानव ने टेक्नोलॉजी का विकास किया। तो ये हमारी विचारधारा, इस संभववाद विचारधारा, इसमें मानव क्या करता है, धीरे धीरे प्रकृति का दोहन करना शुरू कर देता है, ठीक है। जिसके तहत प्रमुख हमारे सामने तीसरी विचारधारा निकल कर आई, वो आई नव निश्चयवाद विचारधारा। तो संभववाद विचारधारा में आप ये लिख सकते हैं कि मानव ने धीरे धीरे विकास किया, मानव ने धीरे धीरे विकास किया। जिस प्रकार हमने, जैसे मानव ने गर्मी के लिए एसी की व्यवस्था की, सर्दी के लिए हीटर की व्यवस्था की, रोशनी के लिए लाइटें की व्यवस्था की, धीरे धीरे मानव ने टेक्नोलॉजी का विकास किया। तो ये किस विचारधारा के तहत संभव हुआ है, ये संभववाद विचारधारा के तहत हुआ है दोस्तों। और याद रखना, और इस विचारधारा के अगर समर्थक की बात करें तो वो है विडाल डिला ब्लास। कौन है दोस्तों, विडाल डिला ब्लास, याद रखेंगे विडाल डिला ब्लास। ये इसके प्रमुख क्या माने जाते हैं, ये इसके समर्थक माने जाते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरी विचारधारा हमारे सामने निकल कर आती है, वो आती है नव निश्चयवाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा, नव निश्चयवाद विचारधारा। जब देखो, जब मानव धीरे धीरे विकास करता है, जब धीरे धीरे मानव विकास करता है तो मानव ने क्या कर ली दोस्तों, प्रकृति पर एक तरीके से विजय पा ली। क्या पा ली, प्रकृति पर विजय पा ली। पहली विचारधारा में तो मानव का प्रकृतिकरण हो रहा था, जब मानव में बुद्धि नहीं थी दोस्तों, उस समय मानव का प्रकृतिकरण हो रहा था। लेकिन अब मानव ने, जब मानव में बुद्धि का विकास हुआ तो मानव ने प्रकृति का मानवीकरण शुरू कर दिया। कैसे, मानव ने विकास किया तो दोस्तों पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, इस तरीके से। तो इसी विचारधारा के तहत ये हुआ है। और इस विचारधारा में एक सिद्धांत आता है रुको और जाओ, यानी उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो, इतना ही प्रकृति यानी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाओ, ठीक है। ये इस विचारधारा के तहत, और इसके जो समर्थक माने जाते हैं है ग्रिफिथ टेलर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, वनों पर आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, वनों पर आधारित कोई दो उद्योगों के नाम आपको पूछे हैं, वनों पर आधारित कोई भी दो उद्योगों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप सभी बताएंगे। वनों पर आधारित प्रमुख दो उद्योग, वैसे आपको पता होगा वन पर आधारित जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर है, भवन निर्माण, ये भी वनों पर आधारित है। इसके अलावा लुगदी और कागज उद्योग, ये भी वनों पर आधारित है। औषधि रसायन उद्योग, ये भी आपके वनों पर आधारित है। कागज उद्योग, ये सब जो है वनों पर आधारित है। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, इसमें आप उदाहरण लिख देना दोस्तों। एक तो फर्नीचर या भवन निर्माण पहला, दूसरा आप लिख सकते हैं प्रमुख जैसे औषधि रसायन उद्योग, कागज उद्योग, ठीक है। ये कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं वनों पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रामीण बस्तियों को प्रकारों के नाम लिखिएगा। ग्रामीण बस्ती यानी गांवों की बस्ती। अब ग्रामीण बस्तियों के वैसे तो आपको पता होगा 4 प्रकार दे रखे हैं हमारी बुक में, ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण बस्ती में। तो यहां पर ग्रामीण बस्तियों में आप लिख सकते हैं, पहला प्रकार है दोस्तों ग्रामीण बस्ती में, वो है गुच्छित बस्ती। देखिएगा यहां पर ग्रामीण बस्ती, ग्रामीण बस्ती में बात करें तो पहला प्रकार हमारे सामने निकल कर आया, वो आया दोस्तों गुच्छित बस्ती। कौन सी बस्ती, गुच्छित बस्ती, ठीक है, गुच्छित बस्ती। इसके अलावा दूसरी बस्ती है हमारे सामने, पहली बस्ती गुच्छित बस्ती, दूसरी है पल्ली बस्ती। कौन सी बस्ती, पल्ली बस्ती, गुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती। इसके अलावा तीसरी बस्ती हमारे सामने निकल कर आई अर्धगुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित
गुच्छित बस्ती। इसके अलावा चौथी बस्ती आती है हमारे सामने दोस्तों, वो आती है दोस्तों यानी एकाकी बस्ती। एकाकी बस्ती कौन सी बस्ती? एकाकी बस्ती। तो इस तरीके से ये क्या है, ये 4 ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार है, आपको पता होगा। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं अगर गुच्छित बस्ती की, देखिएगा हमने यहां पर क्या बात की, ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकारों का नाम लिखो। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों में आप लिख सकते हैं सबसे पहले गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती, इसके अलावा प्रमुख एकाकी बस्ती। अब देखिएगा सबसे पहले आपके सामने दे रखा है गुच्छित बस्ती। गुच्छित बस्ती में तो आप लिख सकते हैं कि इस बस्ती में घर जो है बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, यह आयताकार होती है। और वैसे ये गुच्छित बस्ती जो है वो कहां देखने को मिलती है, ये बुंदेलखंड नागालैंड में देखने को मिलती है। और दूसरी बस्ती हमारे सामने निकल कर आई, वो आई पल्ली बस्ती। पल्ली बस्ती के वैसे अन्य नाम है इसके पाड़ा, पाना, ढगना, ठीक है, पाड़ा, पाना, ढाणी, नगला, ये इसी के अन्य नाम है दोस्तों पल्ली बस्ती के, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अर्धगुच्छित बस्ती, इस बस्ती का जो निर्माण है, देखिएगा इस बस्ती का निर्माण किसी बड़े गांव के टूटने के कारण होता है, ये अर्धगुच्छित बस्ती का। और ये बस्ती आपके गुजरात में भी देखने को मिलती है, राजस्थान में भी देखने को मिलती है, ये अपने अर्धगुच्छित बस्ती है। और यहां पर है एकाकी बस्ती, नाम से पता चल रहा है एकाकी बस्ती, यानी दूर दूर एकांत में पाई जाती है, जो दूर दूर जंगलों में पाई जाती है। इसी बस्ती को हम कह सकते हैं प्रक्षेपित बस्ती। वैसे ये बस्ती कहां देखने को मिलती है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये प्रमुख 4 बस्तियां थी ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख, मैंने प्रकारों के अंदर देखा। चारों बस्तियों के बारे में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आया होगा। तो ये चारों बस्तियां अच्छे से नोट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन, देखिएगा आपको पता होगा प्रमुख जल के 2 स्रोत हैं, एक तो है धरातलीय जल स्रोत, एक है भौम जल स्रोत। धरातलीय जल स्रोत और भौम जल स्रोत दोनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन करना क्या कहलाएगा? जल संभर प्रबंधन कहलाएगा। जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन, यानी जल को एक तरीके से क्या करना, जल का प्रबंधन करना, जल को एक तरीके से बचाना। धरातलीय जल और भौम जल दोनों को सुव्यवस्थित तरीके से उनको बचाना, उनका प्रबंधन करना, उनको संरक्षण प्रदान करना, यह क्या कहलाएगा? जल संभर प्रबंधन कहलाएगा दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं जल संभर प्रबंधन में धरातलीय और भौम जल को संरक्षण प्रदान करना ही जल संभर प्रबंधन है, ठीक है। तो यह याद रखें। इसके अलावा भारत के प्रमुख 4 औद्योगिक नगरों के नाम लिखेगा। अब प्रमुख 4 औद्योगिक नगरों के आप नाम इसमें लिख सकते हैं, जैसे मुंबई हो गया, यही औद्योगिक नगर है, विशाखापट्टनम हो गया, गुजरात प्रदेश हो गया, कोल्लम हो गया, तो कोई भी आप इसमें 4 लिख सकते हैं। आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसे प्रमुख पतन से रिलेटेड, आपने पतन वैसे पढ़े होंगे दोस्तों कि प्रमुख जैसे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख 4 पतनों के नाम लिखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख 4 पतनों के नाम लिखिए। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। अरे कैसे पुष्प जाए तो पुष्पराज झुकेगा नहीं, सभी याद रखेगा अच्छे से। तो देखिएगा अगर आपको पूछा जाए, आपको पता होगा कि भारत के पूर्वी तट पर भी 6 पतन है, पश्चिमी तट पर भी 6 पतन है, ठीक है। कुल मिलाकर भारत में अब तक 12 पतन है, जिसमें 6 पतन पूर्वी तट पर हैं और 6 पतन पश्चिमी तट पर हैं। अगर 4-4 पतनों के बारे में अभी मैंने जो प्रश्न पूछा, मैंने ये पूछा है, आपको पूछा जा सकता है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 2 पतनों के नाम लिखिए, 3 पतनों के नाम लिखिए, ठीक है। तो याद रखना पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख 4 पतनों के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कांडला पतन हो गया, मुंबई पतन हो गया, जवाहरलाल नेहरू पतन हो गया, न्यू मंगलोर पतन हो गया। ये जो 4 पतन मैंने बोले हैं ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं, ठीक है। आपको पूछा जाए कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 पतनों के नाम बताओ, तो आप लिख सकते हैं जैसे कोलकाता हल्दिया पतन हो गया, ये पूर्वी तट पर है दोस्तों, कोलकाता हल्दिया पतन। इसके अलावा विशाखापट्टनम ये भी पूर्वी तट पर स्थित है, चेन्नई पतन ये भी पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। तूती पतन ये भी आपके पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने 1 से लगाकर 15 तक क्वेश्चन देखे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी इनको अच्छे से याद करेंगे और ये प्रमुख क्वेश्चन है, एग्जाम में यहां से 100% छपेंगे। और एक क्वेश्चन के तहत दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन को यहां पर फटाफट फटदार तरीके से आपके सामने रखा है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है। आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हां, अगर आपको सीरीज चाहिए तो सीरीज ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, 30 रुपए में आपको सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और ये हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम जो है प्रमुख 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे से कवर करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ओके।